हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में हम 12th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है, तो उसे आप ज़रूर देखें चैनल पे, आर्ट्स फैकल्टी पे। और चैनल पे नए हैं और हिस्ट्री पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट है आप पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे टाइम टू टाइम। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे 6th टॉपिक को, जिसका नाम है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो हड़प्पाई वासी है वो शिल्प उत्पादन के कार्य के लिए कच्चे मालों को कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे और क्या उनका दूसरे सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था। तो इन्हीं टॉपिक को हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे मालों का प्रयोग होता था, तो अमूमन जो मिट्टियाँ होती है वो स्थानीय स्तर पर तो उपलब्ध होती है, परंतु अन्य जो वस्तुएं होती है जैसे कि पत्थर, लकड़ी, ये सभी बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। तो इसी प्रकार मिट्टी से बने एक बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ है, जो कि इस बात की संकेत देते हैं कि ये परिवहन का साधन हुआ करते थे। और साथ ही नदी मार्गों का और तटीय मार्गों का हड़प्पावासी परिवहन के रूप में प्रयोग करते थे व्यापार के लिए, ठीक है। और सुदूर क्षेत्रों से इनका संपर्क होता था नदी मार्गों के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप यानी कि अपना पूरा भारत और उससे आगे से आने वाले जो माल है, तो शिल्प उत्पादन के लिए जो भी शिल्प उत्पादन के कार्य किए जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे। तो उसमें पहला तरीका था बस्तियाँ स्थापित करना। तो हड़प्पावासियों ने नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ पर शंख बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हुआ करती थी, वहाँ बस्तियाँ स्थापित की। इसी प्रकार जो सुदूर क्षेत्र अफगानिस्तान है, उसका एक क्षेत्र सोरतुघई है, जो कि लार्ज वर्द मनी नीले रंग के पत्थर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, वहाँ ये पत्थरें उपलब्ध थे। इसी प्रकार से जो कार्लिनियन का पत्थर होता है लाल रंग का, वो लोथल से, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थी। इसी प्रकार से सेलखड़ी नामक जो पत्थर, जिससे हड़प्पाई मोहर भी बनाई जाती थी, वो दक्षिण राजस्थान और उत्तरी जो गुजरात है वहाँ से। और इसी प्रकार से जो धातु है, वो धातु जैसे कि तांबा हो गया या कांसा या लोहा, तो लोहा तो था नहीं हड़प्पा सभ्यता में, तो ये तांबा वगैरह हो गए ये धातु, तो ये राजस्थान में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हुआ करते थे। यहाँ पर एक अन्य तरीका था अभियान भेजना। अभियान भेजना तो राजस्थान के जो खेतड़ी नामक क्षेत्र है और दक्षिण भारत जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध था, तो वहाँ पर अभियान भेजा जाता था और वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित किए जाते थे। इसी प्रकार से यदा कदा यानी कि कभी कभी हड़प्पाई पुरा वस्तुएं जो उस क्षेत्रों में मिलती थी, तो वहाँ पर खेतड़ी नामक जो क्षेत्र है वहाँ से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे इतिहासकारों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति और हड़प्पाई संस्कृति में जो मुख्य अंतर थे वो ये थे कि इनके जो मृद भांड थे हड़प्पाई सभ्यता के, और जो जोधपुरा के संस्कृति के मृद भांड थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर था। इसी प्रकार ये संभव है कि जोधपुरा संस्कृति के लोग हड़प्पाई संस्कृति के लोगों को तांबा भेजा करते थे। अब देखेंगे इसमें आगे का टॉपिक, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो आप देखते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के कई सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि जो तांबा है वो अरब प्रायद्वीप के ओमान से भी लाया जाता था। ओमान एक देश है, तो ओमान से भी तांबा प्राप्त करते थे हड़प्पाई वासी। इसके बाद ओमानी तांबे और हड़प्पाई जो पुरा वस्तु है, दोनों में ही निकल के अंश मिले हैं। निकल के अंश यानी कि चांदी के अंश मिले हैं। इसी प्रकार से एक ओमान से विशिष्ट प्रकार के हड़प्पाई मर्तबान देखने को मिला है, यानी कि काली मिट्टी से बना हुआ एक मर्तबान प्राप्त हुए हैं और उस पर एक मोटी काली परत चढ़ी हुई है, जो कि तरल पदार्थ के रिसाव को रोकने का काम करती है, ठीक है। परंतु इतिहासकारों को ये पता नहीं चल पाया कि इसमें क्या रखा जाता था, लेकिन ये संभव है कि इनमें रखे हुए सामान का हड़प्पाई वासी ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, लेन देन करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, ठीक है। इसी तरह से मेसोपोटामिया के लेखों में, मेसोपोटामिया सभ्यता आपने 11th में पढ़ा होगा,
मेसोपोटामियाई सभ्यता के लेखों में मगान से तांबे के आगमन का साक्ष्य मिलता है। यानी कि मगान जो शब्द है वो ओमान देश के लिए यूज किया गया है। फिर इसी प्रकार से संपर्क के और उदाहरण है, जैसे कि हड़प्पाई मोहरे, बांट, पासे जैसे कि लूडो की जो गिटियां होती है, मन के मालाएं, ठीक है, ये सभी शामिल है। ये देखने को मिली है दूसरे भी क्षेत्रों में। फिर मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा हड़प्पा के क्षेत्रों के लिए यूज किया गया है। मेलुहा शब्द, मेलुहा कहते हैं नाविकों का देश, ठीक है। तो मेलुहा जो है वो हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए यूज किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, 7वां टॉपिक है मोहरे, लिपि तथा बांट। मोहरे यानी कि सील, स्टाम्प, लिपि जैसे कि आज अपनी देवनागरी लिपि है, इसी प्रकार से बांट जो कि नाप तोल करने के काम आते हैं। तो इनको देखते हैं एक करके। पहले लेते हैं मोहरे को। तो मोहरे और मुद्रांकन, ठीक है। मुद्रांकन का मतलब होता है छपाई, और मोहरे सील हो गया जैसे कि स्टाम्प वगैरह। तो देखिए यहाँ पर इसका यूज क्या था। लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए मोहरे का और मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। यानी कि आसान बनाने के लिए, जो संपर्क है उसको आसान बनाने के लिए ये मोहरे और मुद्रांकन का यूज किया जाता था। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक सामान से भरा हुआ थैले का एग्जाम्पल दिया गया है। तो मान के चलते कि एक थैला है और उस थैले को किसी अन्य स्थान पर पहुँचाना है, और उसमें जो सामान होगा वो सही सलामत उस जगह पे पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता था, मान लेते हैं कि वो जो थैला है वो उसमें सामान भरा हुआ है और उसमें रस्सी से उसका मुख बांध दिया जाता था। उसके बाद उस पर गीली मिट्टी से लेप लगा दी जाती थी, और उसके बाद जो मुहर है उसे 1 या 2 बार दबाया जाता था। उसके बाद उस पर मुहर की छाप आ जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूख जाते थे, और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक जैसा का तैसा ही वो थैला पहुंच जाए तो वो माना जाता था कि सही सलामत वो पहुंच गया है, ठीक है। यानी कि इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है इस थैले के साथ। जैसे आज के दौर में देखें तो आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो उसमें किसी न किसी प्रोडक्ट कंपनी का स्टिकर होता है, स्टाम्प होता है, पैकिंग उसकी होती है। तो उसी प्रकार से पहले भी किया जाता था। और साथ ही ये जो मुद्रांकन है उससे प्रेषक का भी पता चलता है। तो ये हो गए यहाँ पर मोहरे और मुद्रांकन के बारे में। मुहर जो कि हड़प्पाई लिपि की प्रमुख पुरावस्तु मानी जाती है और सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है जी। अब देखते हैं लिपि को। तो लिपि वर्तमान में जैसे कि अपनी देवनागरी लिपि है, इससे पहले अशोककालीन लिपि देखें तो खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि ऐसे चला करता था। फिर यदि इसी में देखें सिख समुदाय में तो गुरुमुखी लिपि है। इसी प्रकार अपना हो गया देवनागरी लिपि जो पूरे भारतवर्ष में चलता है। तो हड़प्पाई वासियों का भी अपना एक लिपि होता था। तो उन लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा गया है, चित्रात्मक लिपि, ठीक है। यानी कि चित्र के रूप में वो लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि इतिहासकारों के द्वारा अभी तक इनके लिपि को, हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, यानी छोटे छोटे अभिलेख हैं, और सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह पाए गए हैं। यानी कि चिन्हों की संख्या हड़प्पाई लिपि में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और ये इस बात से सहमत है इतिहासकार कि वर्णमाला का अनुसरण नहीं करते थे, यानी ये लिपियाँ, यानी वर्णमाला जैसे कि अपना स्वर और व्यंजन मिला के क ख ग घ और आ आ ई होते हैं, इस तरह से जो अक्षर है लगभग 375 से 400 संख्याएं बताई जाती है चिन्हों की, ठीक है। लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखने का मतलब है कि यहाँ पर जब किसी लेखक ने लिखना शुरू किया होगा दाईं ओर से, तो वो बाईं ओर आते आते उसका स्थान छोटा पड़ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अभिलेख बहुत आयात में मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि एक सूचना पट प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार तांबे पर लिखे हुए अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिपि के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं बाटों का प्रयोग। बाट मुख्यतः नाप तोल करने के लिए प्रयोग किए जाते थे।
विनिमय के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, लेन देन करने के लिए बाटों का इस्तेमाल किया जाता था, नाप तोल करने के लिए। ठीक है, और ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, इम्पोर्टेंट है। और किसी भी प्रकार के निशान से रहित थे, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं होता था और इसका आकार घनाकार आकार होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चौक के डिब्बे की तरह इसकी संरचनाएं थी इन बाटों की, घनाकार आकार। ठीक है, किसी भी निशान से रहित। बाटों का जो निचला मानदंड था, बाट जो थे उसका निचला जो मानदंड था वो द्विआधारी प्रणाली पर आधारित थी, और जो ऊपरी मानदंड था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, फिर इसी तरह करते हुए ये 12,800 तक जाते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। साथ ही धातु से बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट। तो अब देखते हैं 8वां टॉपिक, प्राचीन सत्ता के बारे में, यानी कि इसमें हम शासक वर्ग के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्वविद है, वो अलग अलग मत रखते हैं हड़प्पाई समाज में शासक वर्ग को लेकर के। तो यहाँ पर जो हड़प्पाई समाज में है वो जटिल निर्णय लेने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई जो पुरावस्तु है उसमें एक रूपता देखने को मिली है, जैसे कि मोहरे, बाट, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, या फिर वो ईंटें हो, इन सभी में समानताएं देखने को मिली है। हालांकि ईंटों की जो निर्माण है वो एक स्थान पर नहीं होता होगा, वो अलग अलग स्थानों पर ईंट बनाई जाती होंगी, परंतु उसकी जो संरचनाएं थी वो एक निश्चित अनुपात की थी, और वो जम्मू कश्मीर से लेकर के और गुजरात तक में जो ईंटें देखने को मिली है हड़प्पाई सभ्यता की, उसकी संरचनाएं एक जैसी थी, समान थी। और बस्तियां भी आवश्यकता के अनुसार स्थापित की गई थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बालाकोट और नागेश्वर जैसे जगहों पर बस्तियां स्थापित की थी हड़प्पाई वासियों ने। शंख की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा उपलब्ध थी, इसलिए तो बस्तियां भी आवश्यकता के अनुसार स्थापित की गई थी। इसी प्रकार ईंटें बनाने और दीवार बनाने, चबूतरों के निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पे श्रम संगठित किया गया था, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे मजदूरों को लगाया गया था। उसके बाद पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में ये जो मिले एक भवन है उसको प्रासाद की संज्ञा दी है। ठीक है, हालांकि और कुछ अन्य वस्तुएं वहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये भवन को प्रासाद की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से एक पत्थर की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यानी कि उसे पुरोहित राजा माना गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो निर्णय है, इस प्रकार के जो ये कार्य हैं, क्या ये एक राजा द्वारा लिया जाता था या वहाँ के हड़प्पाई समुदाय के द्वारा लिए जाते होंगे? तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मत है अलग अलग। तो इसमें जो पुरातत्वविदों की मान्यताएं हैं वो अलग अलग है। इसमें पहली मान्यता ये कहता है कि सभी के समाज में स्थिति समान थी, कोई भी शासक वर्ग नहीं होते थे। दूसरी मान्यता ये कहते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि अनेक शासक वर्ग थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो के अलग शासक, हड़प्पा के अलग शासक थे। तो इस प्रकार से दूसरी मान्यता भिन्न भिन्न शासकों की बात करता है। पहली मान्यता कहता है कि समाज में सबकी समान स्थिति थी, कोई भी शासक वर्ग नहीं था। और तीसरी मान्यता ये कहते हैं, तीसरे मान्यता के पुरातत्वविद, कि यहाँ पर जो है ये राज्य एक ही हुआ करता था, जैसे कि इसके असाधारण समानताओं को देखने से पता चलता है। जैसे कि हड़प्पाई पुरावस्तुएं जो प्राप्त हुई है वो एक समान थी, मोहरे, ईंटें, बाट, या फिर वो ईंटों की संरचनाएं हैं, या बस्तियों का निर्माण है, या बस्तियों का नियोजन है। तो ये सभी असाधारण एक रूपता के उदाहरण हैं कि ये एक ही राज्य हुआ करता था। और यहाँ पर जो ये तीसरा और अंतिम जो स्टेटमेंट है वो बहुत हद तक सही माना जाता है, क्योंकि किसी भी समुदाय के द्वारा इस प्रकार के जटिल निर्णय लेना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राचीन सत्ता को लेकर के ये मत थे कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है 9वां, जिसका नाम है सभ्यता का अंत, यानी कि इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। तो इसमें भी मतभेद है, अनेक विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। तो यहाँ पर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। तो देखिए
साक्ष्यों से पता चलता है, एविडेंस से पता चलता है कि 1800 ईसा पूर्व में जो चोलिस्तान है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ के क्षेत्रों में अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे उसे त्याग दिया गया था, यानी कि वहाँ से वो लोग चले गए थे, वहाँ से वो लोग खाली कर दिए थे। इसी प्रकार कुछ भौतिक सांस्कृतिक में बदलाव देखने को मिला, जैसे कि बाटों का निर्माण, मनकों का निर्माण, मोहरों का निर्माण, ये सब समाप्त हो गया था। यानी कि ये जो पहले बड़े पैमाने पे इन सभी का निर्माण किया जाता था, ये सभी वस्तुएं बनाई जाती थी, परंतु कुछ समय के बाद 1900 ईसा पूर्व आते आते लगभग ये सभी वस्तुओं का निर्माण लगभग अब समापन की ओर था, यानी कि इनका निर्माण कार्य समाप्त हो चुका था। जितनी आवश्यकता होती थी उतनी चीज़ों का वो निर्माण करते थे। जैसे कि बाट की बात करें तो वो लोग सामान्यतः जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे बाट, उसका उपयोग न करके स्थानीय स्तर के बाटों का उपयोग करना शुरू कर दिए। फिर जो निर्माण कार्य थे, सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो बड़े बड़े भवने या फिर पूरा का पूरा चार दीवारी किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, उस तरह के कार्य नहीं हो रहे थे। अगला है लंबी दूरी के जो व्यापार है और लेखन कला, शिल्प उत्पादन या शिल्प कला, ये सभी समाप्त हो गई थी। यानी कि जो पहले ये अपने आप में विशिष्ट मानी जाती थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामियाई वासियों से भी व्यापार कर रहे थे, ओमान जैसे देशों से, अरब देशों से भी व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर कि ये लंबी दूरी के व्यापार अब समाप्त हो जाते हैं और लेखन कला का भी हास्य हो जाता है। यानी कि लेखन कला भी अब समाप्त होने लगता है। शिल्प कला, जो शिल्प का निर्माण करते थे वो भी समाप्त होने लगती है और एक प्रकार से ये जो ग्रामीण सभ्यता है उसमें तब्दील हो जाती है। प्रारंभ में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये नगरीय सभ्यता अब ग्रामीण सभ्यता में बदल जाती है, जिसे उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं और अनुवर्ती संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये सब जो परिवर्तन है, ये सभी चीज़ों का जो निर्माण है वो समापन की ओर था। ये सभी चीज़ें निर्मित नहीं हो रही थी, तो इन सभी परिवर्तन के पीछे क्या कारण थे उसमें अनेक मत दिए जाते हैं। जैसे कि पहला है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। वनों की कटाई, ज़्यादातर वनों के वृक्षों की कटाई होने से भी इस सभ्यता का नष्ट हुआ होगा। फिर अधिक बाढ़ आने से इस सभ्यता का नष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार नदियों का सूख जाना या फिर नदियों का मार्ग बदल लेना, इससे भी इस सभ्यता का नष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार भूमि का अत्यधिक उपयोग करना भी एक कारण हो सकता है इस सभ्यता के अंत का। इसी प्रकार से जमीनों का मरुस्थलीकरण भी हो सकता है कारण, जैसे कि परती हो जाना, यानी कि सूखा बंजर पड़ जाना जमीन का। ठीक है, ये सभी के सभी कारण आप बता सकते हैं। इसी प्रकार एक मार्टिमर व्हीलर जो विद्वान है, उनके अनुसार आर्यों के द्वारा आक्रमण करने की भी बात कही गई है, जिसमें कि 37 कंकालों का एक उदाहरण मिलता है। तो ये कहा जाता है कि बर्बर आर्यों के द्वारा इन सभ्यता पर हमले किए गए होंगे, जिससे कि ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। तो इस प्रकार से सारे के सारे कारण बता सकते हैं आप इन सभी कारणों में से कुछ भी लिखते हैं तो वो सही जाएगा आंसर, क्योंकि विद्वानों को भी वास्तविकता अभी तक अब पता नहीं चली है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, जॉन मार्शल, कनिंघम का भ्रम, ये सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।